ठीक है, तो दिस इज लेक्चर 3 ओके ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम ना बहुत ही बेसिक डिस्कशन करेंगे, मतलब बेसिक डिस्कशन इन द सेंस कि लाइक आज हम रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये सब टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स पे, वो स्टडी करेंगे। इन द एंड हम कार्बन रेसिस्टर्स की कलर कोडिंग स्टडी करेंगे और आज आपकी अटेंडेंस भी होगी। बाकी बेटा स्टडी मटेरियल मिलेगा जून के एंड में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ऐसा कोई श्योर डेट नहीं है, बट ऐसा ड्यूरेशन है कि जून के एंड में शायद मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हाँ जी बेटा, हम सबको सबको नहीं, कुछ कुछ क्राइटेरियाज होंगे आई गेस, जो आपको मतलब मीट करनी होंगी, वो एक्सपेक्टेशंस तब मिलेंगे। फिलहाल तो आई गेस सो, लाइक कुछ टेस्ट को लेकर होगा, कुछ अटेंडेंस को लेकर रहा होगा, ठीक है। वो चीजें शायद जल्दी शेयर कर दी जाएंगी आप लोगों के साथ। बाकी स्टार्ट करें। आप इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके हो करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके अंदर हमने बहुत बेसिक डिस्कशन रखा और बहुत इंपॉर्टेंट उससे हम रिलेशंस लेकर आए हैं। हम करंट का लाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, रेसिस्टेंस का लाए रिलैक्सेशन टाइम के साथ, रेसिस्टिविटी लाए। आज उन्हीं कुछ रिलेशन से आगे चलते हैं। आज हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी 2 डिफरेंट क्वांटिटीज है, बट टेम्परेचर डिपेंडेंसी दोनों की सेम है, ठीक है। आई होप आपको याद हो कि रेसिस्टेंस का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल्स टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ L बाय A। मैम मैजिक, ओके गुड पलक, ड्रिफ्ट वगैरह के साथ, ठीक है। और क्या बोल रहे हो आप लोग? ओके अलिशा, बोला रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आई गेस वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, बट अगर इनकेस याद नहीं है या पता या मतलब दिमाग में नहीं आ रहा फिलहाल, तो मैं आपको बता देती हूँ एक एक वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पर M का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। N का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोमल, इसको जस्ट ऑन योर माइक एंड देन से सो दैट कम इनटू द क्वेश्चन। मैम आज बायो की क्लास में ना स्क्रीन स्टक हो गई थी। तो हमारी क्लास में फिजिक्स में नेवर हैपेंस, मैजिक हैपेंस हियर, राइट? यस मैम, हाँ ठीक है, ई पर आ गए थे हम। एंड देन दिस टाउ, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तुमने किसी को बता तो नहीं रखा ना कि मैम ऐसे करती रहती है, दूसरों के लिए खुश होती रहती है, अगर स्टक हो जाए तो ऐसा बताना नहीं। नो मैम, नो मैम। Good. ये हमारी बात है ना? क्रॉस सेक्शनल, सॉरी क्रॉस सेक्शन, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो लेंथ होगी कंडक्टर की, उसको हम L बोलते हैं, राइट? यस मैम। ओके, इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे ताकि ये वाली चीजें आपको क्लियर हो जाए कि लेंथ आएगी अलोंग द करंट फ्लो। और अगर मैं आपसे कहूं कि A का वैल्यू क्या होगा, तो A होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट? यस मैम। चलो बढ़िया। एक सेकेंड रुकेंगे। अच्छा बेटा एक बार बताना, यहाँ से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा? मैम M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। बहुत सही। किसी को यहाँ पे लिखी हुई किसी भी बात में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? नो मैम। सब क्लियर? ठीक। यस हाँ मैम। शैली बोलो।
हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शबनम। शैली कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? मैम एक बार और रिपीट कर दो इसे। ओके, देखो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अभी अभी हमने स्टार्ट किया था। एक बेसिक सी चीज है कि आपने R इज इक्वल्स टू M अपॉन एनी स्क्वायर टाउ और इंटू L बाई ए, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ से आपके पास ओके, जब आप इसको कंपेयर करोगे कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो आपको रेसिस्टिविटी का भी फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट? M अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। आई प्रेफर कि तुम रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन याद रख लो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, ठीक है? ओके, यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ अभी ये लिख के बताया कि M का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर along the current flow, right? And similarly the cross sectional area is perpendicular to the current flow. Current flow की perpendicular जो area आएगा उसको आप यहाँ पे consider करोगे. Is that okay? यस मैम। ठीक है, ओके। अब हम ना डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और एलॉय के लिए कि किस तरह से टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस वेरी करेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर कंडक्टर्स, ठीक है बेटा? मैं जितनी बार मैं लिखूं ना एक्सप्रेशन को, उतनी बार कोशिश करना आप भी लिखो कि एक सेकेंड, कि R इज इक्वल्स टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू L बाय ए। आई नो बड़ा ऑब्वियस सा है कि रेसिस्टिविटी यहाँ से M बाय एन ई स्क्वायर टाउ होगी, बट लिख लो क्योंकि जितनी बार लिखो तो उतनी बार दिमाग में चीजें रह जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि टेम्परेचर को करेंगे इंक्रीज। अब मुझे एक बार बताओ, आप ऊपर जो एक्सप्रेशंस लिखी हैं इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे किन किन पे फर्क पड़ेगा, क्या क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आपने बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, अगर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो आपको पता है कि रिलैक्सेशन टाइम भी बढ़ जाएगा। इज दैट ओके? मैम कम हो जाएगा ना रिलैक्सेशन सॉरी, टाइम। हाँ, फ्लो में निकल गया, बढ़ रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक? अगर टाउ कम हो गया तो मुझे बताओ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मैम वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। मैम increase हो रेजिस्टेंस जाएंगे। बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। यस बहुत सही। अब इसका सेकंड एस्पेक्ट, और कुछ चीज इंक्रीज या डिक्रीज होगी, सोचो बताओ। मैम करंट का जो फ्लो होगा मैम वो भी तो स्लो हो जाएगा। उससे चले जाएंगे थोड़े बहुत वो तो। वाले फैक्टर्स बताओ जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमारी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ना। मैम लेंथ इंक्रीज, करंट का मैम फ्लो नंबर ऑफ डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे पर यूनिट मैम में। एरिया डिक्रीज हो जाएगा। बेटा लेंथ और एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज्यादा वो अगर आप याद करो थर्मल फिजिक्स को तो बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं आती थी उनकी, 10⁻⁵ उस रेंज में जाता था, अगर थोड़ा बहुत मैम याद नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। और क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी वहां पर है, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो बाकियों को चाहिए थी शायद वो टेम्परेचर हाई होने पे आपने प्रोवाइड करा दी, राइट? यस मैम। बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को। अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी मिल गई तो ऑब्वियसली एन इंक्रीज हो जाएगा। अब बेटा एन इंक्रीज होगा, अब रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वो डिक्रीज हो रहे होंगे। हाँ मैम डिक्रीज। वेरी गुड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो दो रिजल्ट्स आए एक चीज को वेरी करने पर, वो दोनों अपोजिट आए। अब क्या करें हम? बोलो रेशु। मैम जो रेजिस्टिविटी होती है वो तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है ना। नहीं, रेसिस्टिविटी में देखो फॉर्मूला क्या है, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
तो n और टाउ पे डिपेंड कर रही है। मैंने लिखाया था कि रेसिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर और मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। मैम तो फिर इन दोनों में से जो ज्यादा इफेक्ट कर रही है उसको फिर वो देख लेंगे। ओके, गुड इवनिंग संध्या। कोई नहीं, अभी देखो आपको अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 10 की पार्ट 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब आ रहे थे कंडक्टर के केस में, याद है? यस मैम। मैंने आपसे पूछा था कि चार्ज कितना है, चार्ज आया था कुछ प्लस 12 कूलम, 12 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, शायद कुछ ऐसा कुछ था आई गेस, मुझे अभी जिसमें करवाया था। हाँ एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही, बट ये उसका था। अब देख रहे हो 1 मीटर क्यूब में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें 10-20 आपने और ऐड कर दी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? ये नंबर ऑलरेडी बहुत बड़ा है ना भाई। आयोनाइजेशन से ऐसा तो नहीं है कि आप हजारों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे, नहीं ना। तो मैम यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज वेरी हाई, ठीक है, ये ऑलरेडी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत हाई है, तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड मैम रेजिस्टिविटी शेप और साइज के इंडिपेंडेंट होती है ना? नहीं बेटा, रेसिस्टिविटी एल और ए पर मैम, डिपेंडेंट आप नहीं है। टॉपिक बता सकते हो क्योंकि मेरी नेटवर्क इशू की वजह से क्लास कट हो गई थी। ओके बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है, वेरियस चीजों के, जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और कुछ स्पेसिफिक अलाउंस के। ओके मैम। ओके ओके, हाँ तो मैंने लिखा कि सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलरेडी वेरी हाई, तो आप ये जो एन का फैक्टर है ना वो ज्यादा सिग्निफिकेंट यूज ही नहीं रहेगा, है ना। बस सिंपल सी बात है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो टाउ एवरेज वाला फैक्टर है ना वो डोमिनेट कर जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है ना, दिस वन, ये डोमिनेट करेगा। यानी कि आप जब भी कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे आपको हमेशा रेसिस्टेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंटली भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं रेसिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच या रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, तो कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीज वाला ग्राफ बनेगा। बिल्कुल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बाकी डिफरेंट कंडक्टर डिफरेंट, तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का स्लोप वगैरह सब चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? मैम एक बार वन लाइन बता दो, एंड फैक्टर वॉन्ट बी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। ओके, मैम ठीक कुछ एक बार मैं टेम्परेचर के बाद से मैम समझ नहीं आया मैम, आप ये क्या फैक्टर वगैरह मैम ये मतलब कैसे है? ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टडी कर लें। एक बार शुरू से बता देती हूँ। रेसिस्टेंस को ये लिख सकते हैं, इस बात में किसी को कोई डाउट है क्या? नो अगर तुम लोग हाँ बोलते तो मैं कहती प्रीवियस लेक्चर देखो, क्योंकि ये बताना में थोड़ा सा भी दिक्कत वाला है, ठीक है। रेसिस्टेंस का वैल्यू आपके पास है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू आपके पास है। मैंने आपसे बोला कि व्हाट इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या फर्क होगा, यही आज का टॉपिक का हमारा मोटिव है। तो आपने मुझे बोला कि मैम रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दोनों की एक्सप्रेशन में एन और टाउ ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो उन दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम था वो कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टाउ हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे। आप देखो टाउ अगर कम होगा तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ेंगे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। यस मैम। पहली चीज ये हो गई। दूसरा क्या है यहाँ पर, अगर आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया आपने एनर्जी प्रोवाइड कराई, एनर्जी प्रोवाइड कराई तो जो इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले एनर्जी नहीं थी बाहर निकल पाने की, उनके पास अब आयोनाइजेशन एनर्जी मिल गई, वो अब रिलीज हो जाएंगे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, एन बढ़ जाएगा, एन बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए। अगेन दे आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन विद ईच अदर, यस और नो?
केस में मैम, ये कंडक्टर के केस में है ना मैम, अगर कंडक्टर लगाएंगे एग्जैक्टली तो ओके लिखा हुआ है वहां पे फॉर कंडक्टर्स। चलो एक चीज क्लियर। अब आपने देखा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे दो फैक्टर्स चेंज हुए और दोनों फैक्टर्स ने रिजल्ट अपोजिट दिए। एक रिजल्ट बोल रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक बोल रहा है कम होगा। अब किसकी सुने? तो हमने कहा कि बड़ी कॉमन सी, बड़ी मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि कंडक्टर्स के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। 10 की पावर 29 इज अ वेरी बिग नंबर, वो भी सिर्फ 1 मीटर क्यूब पे। आप उसमें 10 से 20 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर दिए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो एन वाला फैक्टर बहुत डोमिनेटिंग नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, है ना, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है उसका। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि जो टाउ वाला फैक्टर है दैट विल डोमिनेट। ठीक, हम आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिसेसिव। हाँ बेटा, हम आयोनाइजेशन एनर्जी रिसेसिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हम रिसेसिव मतलब मैं समझी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो डोमिनेंट है ना ये मैम रिसेसिव हो जाएगा। बायोलॉजिकल टर्म है ये, मैम रिसेसिव ऑपोजिट एंड है उसका। डोमिनेंट। मैं समझ गई, ठीक है ठीक है, एक डोमिनेट और दूसरा कम वाला, ठीक है। मैम ये क्रॉस वाला बता रहे हैं। मैम जो आपने ये एन फैक्टर वांट करके लिखा है ये वाला बता दीजिए ग्राफ। हाँ यही तो बोला कि एन फैक्टर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। भाई डोमिनेट कौन कर गया? वो कर गया ना, टाउ फैक्टर तो वही तो लिखा है। तुमने ग्राफ बताया जस्ट ऐसे ही कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच किस तरीके का रिलेशन आता होगा। ठीक है, क्योंकि एन का तो बहुत लेस इफेक्ट पड़ रहा है Yes. उस पे। एग्जैक्टली, तो वो हम उसको इग्नोर कर देंगे। हम मानेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर्स के लिए। क्या ये किसके लिए होगा? कंडक्टर्स के लिए। इज दैट ओके? यस मैम। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स। बेटा अगेन हम क्या करेंगे कि हमारे पास रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है? m अपॉन एन ई स्क्वायर। मैम लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। एक मिनट बेटा, और रेसिस्टिविटी आ जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर। जब भी हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैम हो गया। ओके, तो हमने क्या करा कि टेम्परेचर को बढ़ाया। अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अगेन वही सारी चीजें होने वाली रेजिस्टेंस है। बढ़ जाएगी। बढ़ेंगी। कॉलिजन्स बढ़ जाएंगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टाउ हो जाएगा कम, और टाउ कम तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी सपोज टू इंक्रीज। राइट, पहली चीज तो ये क्लियर है। और दूसरी चीज अगर मैं यहाँ देखूं तो दूसरी चीज आएगी कि एन हो जाएगा इंक्रीज, एन इंक्रीज तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ये हो जाएंगे डिक्रीज। अब कौन इसमें मतलब क्या करेगा? डोमिनेट कौन करेगा? मैम एन वाला फैक्टर। मैम एन फैक्टर। मैम क्योंकि Reason? सेमीकंडक्टर के पास कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं एट रूम टेम्परेचर की, तो बेटा रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स में नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊं और डोपिंग करूं, डोपिंग एक चीज होती है जिसमें आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो किसी सब्सटेंस में। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब। ठीक है, सोचो हमारे पास सिलिकॉन का पूरा एक क्रिस्टल है, बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न पे डिजाइंड है, लेकिन मैं उसमें से क्या करूं, 2-3 सिलिकॉन हटाकर कुछ और ऐड कर दूं। कुछ और से मतलब क्या? अगर आप ध्यान से समझ पाओ थोड़ा बहुत, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो सिलिकॉन, जर्मेनियम कार्बन वाले ग्रुप में आते हैं, यानी कि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना? यस मैम। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इसमें कुछ ऐसे एटम्स को इंट्रोड्यूस कर दो जो शायद 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस लेकर घूम रहे हो, कुछ ऐसे जो 5 लेकर घूम रहे हो। 3 मतलब ट्राई, तो आप इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दो। 5 मतलब पेंटा, यानी कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दो। सोचो अगर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, मतलब ऐसे एटम्स जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो होगा क्या कि वो सिलिकॉन के चार्ज से तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, तो आया ना फ्री इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप क्या करो, आप ट्राईवैलेंट इंट्रोड्यूस कर दो, तो 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक खाली रह जाएगा, वो होल हो जाएगा।
डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, तो वो होल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे चार्ज कैरियर्स बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओ, डोपिंग बढ़ाओ, इन दैट सिचुएशन। वाला बता दो दोबारा से। क्या बेटा? मैम होल वाला। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन कोई ट्राइवेलेंट ग्रुप का इम्प्योरिटी ऐड किया, ट्राइवेलेंट से सिंपल मतलब है कि उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि सिलिकॉन के पास तो 4 हैं, वो 3 से तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक जगह तो खाली रह जाएगी ना। डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज है कि नहीं वहां पे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। दैट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज का हम नाम रख दे रहे हैं होल। होल, ठीक है। होल भी मूव करता है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। ये सब चीजें हम लोग सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा फील आएगी इस चीज की। फिलहाल आप ये समझ लो कि इम्प्योरिटी बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो अगर हम कंडक्टर होते कौन से हैं? बेटा सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज के बीच लाई करते हैं। जैसे डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक इज द फोर्थ नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्या बेटा? सेमीकंडक्टर तो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? मैम नेगेटिव रिजल्ट आता है ना इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर। अच्छा, वो आगे, अब रुक जाओ, उसको आगे डिस्कस करेंगे, वो आधा अधूरा है, समझते हैं। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस बारी एन इंक्रीज होंगे, काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे। अभी समझो ये ज्यादा या कम कैसी टर्म्स है? कंपैरेटिव टर्म्स है। तो ये जो इनिशियल सिचुएशन है उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे इस बारी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को डोमिनेट करता हुआ देखेंगे, ठीक। अब अगर ये वाला फैक्टर डोमिनेट हो तो आपको फील आया ना कि इस बार अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर मैं आपको एक ग्राफिकल इमेज देना चाहूँ इस प्रोसेस की, इस चीज की, तो इट वुड लुक लाइक दिस। यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, यहाँ पे रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, और बेटा जब इनकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, सॉरी डिक्रीज करेगी, कैसे आ जाएंगे? नीचे की साइड। Something like मैं this. ऊपर से ऐसा कुछ, राइट? मैम पिछले थोड़ी वाले ग्राफ ड्राइंग देख लो। बन जाएगा। हाँ मैम पिछले वाले ग्राफ से अपोजिट बन जाएगा। हाँ हाँ, वहां पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा था। चले आगे। मैम सेमीकंडक्टर का एग्जांपल पूछ रहे थे। ये तो ना, मैम स्क्रीन स्टॉप है। नहीं बेटा स्क्रीन स्टॉप नहीं है, चल रही है, ठीक है। हम इसमें ओके सेमी पलक, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। हाँ वेरी करेगा ना वैसे ही। ठीक है मैम, यही रीजन होता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं जब लो टेम्परेचर पे होते हैं तो इंसुलेटर बन जाते हैं, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो कंडक्टर बन जाते हैं। हाँ, इसमें ना और भी चीजें आती हैं। जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे बैंड फ्यूल, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि 2 डिफरेंट बैंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें गैप कैसा वेरी करता है, तब चीजें आएंगी। वो एक डिफरेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें। सेमीकंडक्टर लास्ट में आएगा, तभी हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। मैम जी डोमिनेट क्या चीज है? मैम आपने ये लिखा है मैम। डोमिनेट मतलब बेटा कि वो ज्यादा इफेक्ट है, उसका इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। ओके मैम। अगर मैं वोट कराऊं कि नहीं पढ़ना है, तो उसमें 100 में से अगर 95 बच्चे बोल रहे नहीं पढ़ना है, तो वो डोमिनेटिंग हुए ना। वो 5 बच्चे बोल रहे पढ़ना है, उनका क्या रह जाएगा? नहीं रहेगा। मैम राइट वाला हम कैसे बनाएंगे? हाँ, चलिए अब बात करते हैं फॉर सम एलॉयज। यहाँ पे एक बड़ा स्पेसिफिक रीजन है कि मैंने यहाँ सम वर्ड का यूज क्यों करा है, क्योंकि मैं सारे एलॉयज की आपको नहीं बताऊंगी, कुछ स्पेसिफिक एलॉयज के बारे में आपको बताऊंगी। अगेन मैं ये वाली एक्सप्रेशन फिर से लिख रही हूँ, तो आई होप कि आप लोग भी इसको लिख लो बार बार ही, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। हर चीज के रट्टे थोड़ी लगाने अपने को, हम उसको जितनी बार यूज हो रहा है उतनी बार लिख के भी याद कर सकते हैं। अगेन देखो, एक ही काम होना है कि टेम्परेचर होना है इंक्रीज, राइट।
और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर से वही दो चीजें होने वाली हैं, आपको पता ही है कि टाउ एवरेज होगा कम, टाउ एवरेज कम तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और क्या होगा बेटा? कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ। हाँ, वो तो उधर हो गया टाउ में, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी सपोज टू डिक्रीज। पता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कुछ ऐसी अलॉयज थे जो इन चीजों को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर गए, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हो गए टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ने पर उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये फैक्टर पॉजिटिव था, ये फैक्टर नेगेटिव था, दोनों लगभग लगभग बराबर हो गए, न्यूट्रल हो नेट गए। इफेक्ट जीरो हो गया। हाँ, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। एक बार मैं आपको बताती हूँ ऐसी अलॉयज कौन से जिनका हम यूज बहुत करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, प्रैक्टिकल में, जब हम लैब वगैरह में स्टडी करते हैं चीजों को, तो वो होते हैं यूजली नाइक्रोम और मैग्नीनिन, बस स्पेलिंग देख लेना थोड़ी कहीं से, और कॉन्स्टेंटन। आई गेस मेरा प्रोनाउंसिएशन भी सही हो, दोनों में इसका प्रैक्टिकल किया था नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटाइन। मैंगनीज। हाँ, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। यस मैम, इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड की। यहाँ पे एन नहीं आएगा जी के बाद। गुड, ऐसा तुम लोग सही बोले, फिर देखो मेरा एटीट्यूड से गुड। एक सेकंड, हाँ, तो ये जो इसमें क्या होगा बेसिकली, आप एक बात सोचो, आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप कुछ चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें मैं आपको ऐसे बोल दूं कि भाई आपके पास जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इनमें कुछ कुछ चीजें वेरी कर रही हैं विद द टाइम। तो आप सोचो, आप कुछ चीज रीड कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, और वो खत्म हो रहा है, मतलब उसकी वेरी कर रही है, तो आपको तो रिजल्ट वेरी करेगा। तो अपने को नहीं चाहिए ना वाली चीजें, एटलीस्ट ये तो हो कि जो हम यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड रहे, बाकी जो हमें निकालना है, स्टडी करना है, वो एक अलग चीज है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल्स में आप देखोगे, आप नाइक्रोम और मैग्नीनिन, बेटा स्पेलिंग बताना जरा, क्या बताई थी शानिया? मैम ANIN। ANIN, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं आपको देखो, डिपेंडेंट तो है, क्योंकि अलॉयज क्या है, मेटल के बने होते हैं, तो जब उनमें से करंट पास होगा तो हीट जनरेट होगी, मतलब कोलिजन्स होंगे, हीट होगी, तो ऑब्वियसली चीज इंक्रीज करेगी, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा या वेरी करेगा। लेकिन अपने को, अगर मैं आपको एक बताऊं, मैं एक ग्राफ दिखाऊं, तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी आ गई या टेम्परेचर आ गया, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, समझ लो, लगभग लगभग कॉन्स्टेंट। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, मैम क्या बोल रहे हो? रुक जाओ, मैं पढ़ लो पहले जरा, पालक क्या कर रहे हैं। मैम आपके अच्छा, आई हैव पेशेंस। हाँ, मैम आप बहुत आराम से दोबारा बार बार समझाते थे हो ना, इसलिए। अच्छा, वो थैंक यू रेशम। ओके, कावेरी और शबनम और संध्या बिल्कुल ऐसे सपोर्ट में थे, ठीक है, दैट्स ट्रू आरती, सभी टीचर्स के अंदर ये वाली चीज होती है। आई गेस उनको पसंद होता है रिपीट करना, है ना, इसलिए वो करता है। मैम हमारे मैम किसी को नहीं होता। मैम खुद तो चिड़चिड़ से पढ़ाती ही नहीं है फिर। अच्छा, ऐसे होते हैं कि ऐसे जो ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में आके कि कितनी बार भी पूछ लेना, और तीसरी बार पूछा तो आपको ऐसे आंखों से बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू पलक। यस मैम, उन टीचर से पूछने में भी डर लगता है। और संध्या, मैंने पढ़ लिया, ठीक है, तुमने मेरी तारीफ करी, मैंने पढ़ लिया। हाँ, मैम स्कूल के ओके टीचर अमित, से अभी तो करवाया था, भूल गई इतनी जल्दी। ध्यान कहाँ था तुम्हारा, विंडो से उठा के फेंक देंगे ऐसा कुछ ना। यस मैम, इतने ऐसे प्यार मेरे से बहुत तो से बात ही नहीं करते हम लोग। तुम लोग भी तो फिर, अगर तुमसे प्यार से बात कर ले कोई, मतलब तुम फिर ऐसे करोगे ना, बेचारे उस मैम टीचर हम को तो परेशान। अगर अच्छे से भी बोले ना तो भी वो ऐसे ही कहती है। अच्छा, चलो, अब तक ये वाली डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत आई? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और कुछ अलॉयज के बारे में क्लियर है? ठीक है, नाम बताइए। हाँ शैली, हाँ ओके रेशम, कम बैक आफ्टर दैट।
मैम आपने जो निक्रोम वगैरह मैम को बताए थे, निक्रोम मैग्नेशियम, तो मैम ये हमारे लैब के लिए यूज होंगे ना? क्या बोल रहे हो, किसके लिए यूज होंगे? हम बोल रहे थे कि जो ये निक्रोम या फिर मैग्नीन है मैम, आप ये हाँ हाँ मैम ये एक्सपेरिमेंट में यूज होंगे? हाँ, एक्सपेरिमेंट में आप यूज करते हो, ठीक है। अभी आप जाना लैब वगैरह में, देखना वहाँ पे यूज होगा। ओके अमित, एंड आई ट्राई कि आपका ऐसे जो भी एक्सपेक्टेशंस है आप खुद के लिए, क्लास के लिए, वो बिल्कुल समय के साथ मीट होती रहे, ठीक है। कोई भी इश्यू आए तो आप ऐसे डिस्कस कर लिया करो, जैसे क्लास में बच्चे बात करते रहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की। अब पता है किसी ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट में उसने देखा, क्या देखा कि टी टेम्परेचर पे किसी वायर का रेसिस्टेंस आर था, ठीक है। आपने टेम्परेचर को टी प्लस डी टी इंक्रीज कर दिया। जब आपने टेम्परेचर टी प्लस डी टी किया तो देखा कि आर का वैल्यू चेंज हो गया, आर प्लस डी आर हो गया। अब देखो एक चीज समझो, ये जो आर प्लस डी आर में डी आर है, ये डी आर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कंडक्टर आपके पास है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सेमी कंडक्टर है तो नेगेटिव जाएगा ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर में आपने क्या पढ़ा था कि आप करंट अगर टेम्परेचर Decrease बढ़ाते होता है। हो, हाँ डिक्रीज होता है, ठीक। सिंपल सी बात है। अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो चेंज इन टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है चेंज इन रेसिस्टेंस डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर। पहली चीज। दूसरी चीज देखी गई कि ये इनिशियल रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपने इनिशियली रेसिस्टेंस लिया उतना ज्यादा चेंज इन रेसिस्टेंस आएगा। अगर मैं इन दो चीजों को क्लब करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं ना? यस हम ये वाला साइन हटा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड यू विल गेट व्हाट? अल्फा अल्फा आर डॉट dt। बेटा ये फॉर्मूला ना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमेशा हर सिचुएशन में ट्रू रहेगी, ऑलवेज ट्रू, ठीक। मैम तो जब डी आर माइनस था तब, हाँ मैम अभी सिर्फ कंडक्टर का कर रहे हैं। नहीं नहीं, किसी का भी कर लो, वो तो डी आर की जगह वैल्यू पुट कर देना ना। मैम तो फिर नेगेटिव आ जाएगा ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। dr इज अ वेरिएबल, इट कुड बी -2, कुड बी +2, ये तो x है सिर्फ, है ना। वेरिएबल इज लाइक अ होलो बॉक्स, उसमें कुछ भी रख सकते हो, ठीक। ओके मैम। ओके, अब पता है दिक्कत कहाँ आती है? एक सेकेंड, मतलब मेरी स्क्रीन तक हो गई थी, फिर मैं ऐसे बोलने वाली थी दिक्कत यहाँ आती है, लेकिन लाइक होता ही नहीं है। हाँ तो ये था ना, dr इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू अल्फा इंटू dt। मैम स्क्रीन हो ही गई। दिक्कत नहीं हुई, हम्म। दिक्कत नहीं है, अभी से चल झूठ जाएगी, बोल रहे भाभी हैं। दौड़ेगी। हो ही नहीं हम सकती झूठ है। बोल रहे हैं। यस मैम, अभी तो दौड़ेगी है। हाँ ठीक है, ये है dr इज इक्वल्स टू r नॉट इंटू अल्फा इंटू dt, राइट। मैंने कहा था ये हर सिचुएशन में बिल्कुल ट्रू आपके पास एक्सप्रेशन है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि dr को मैंने इनिशियल r नॉट से किसी फाइनल रेसिस्टेंस तक इंटीग्रेट किया, सिमिलरली r नॉट अल्फा, यहाँ तो dt इंटीग्रेट होगा ना क्योंकि वही वेरिएबल है इधर, तो यहाँ पे कहां से कहां जाएगा, t इनिशियल से t फाइनल तक। यस और नो? यस सर। इधर आप लिख सकते हो rf माइनस r नॉट इज इक्वल्स टू, बेटा r नॉट कांस्टेंट बाहर ले लो। देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज बताने वाली हूँ, समझने की कोशिश करना। मैम आपकी वॉइस और वीडियो दोनों रुक गई। वॉइस में रुक गई? वॉइस नहीं आ रही? क्लियर है मैम। मैम क्लियर है। क्लियर है। मैं कहा ये फिर एक ये नया शो होगा, वॉइस भी रुक गई। एक सेकंड रुको बस।
देखो 99% केसेस में जब आप अपनी बुक उठाओगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया है कि अल्फा जो होता है ना वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। अब मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी ही देगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें कुछ डरना नहीं है कि हाँ ये वाला जो स्टेप है ना इस वाले स्टेप पे चेंज करना है। देखो आर नॉट कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, फिर वो आपको अल्फा का डिपेंडेंसी देगा ना कि अल्फा इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब या 4t प्लस 3t क्यूब, कुछ भी देगा वो आपको टेम्परेचर पे बताएगा कि किस तरह से डिपेंड कर रहा है। वो एक्सप्रेशन आप अल्फा की यहाँ पुट कर दोगे और dt के साथ इंटीग्रेट कर देना, दिक्कत थोड़ी है। मैम इसमें है क्या? यस मैम। क्या क्या अमित? इसमें अल्फा है क्या? बेटा ओ यार नाइस पॉइंट, मैं अल्फा बताना ही भूल गई। अल्फा हमने यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, एक सेकेंड। हाँ देखो ये अल्फा, टेम्परेचर काफी हाँ इट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 11 में भी करवाया था। वो उसमें ना जो हमने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा था बेटा वो सानिया वो था लीनियर एक्सपेंशन के लिए था। हाँ 1D 2D 3D लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। ये है रेसिस्टेंस का टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन। देखो ऊपर हेडिंग डाली थी मैं, नीचे लिखना भूल गई। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इज दैट ओके नाउ अमित? मैम तो इसके अंदर जो अल्फा है वो कोफिशिएंट है थर्मल रेजिस्टेंस का, तो हमने हाँ। कोफिशिएंट थर्मल रेजिस्टेंस का ही क्यों स्पेसिफिकली लिया है? क्योंकि बेटा यहाँ पर हम यही तो वेरी करा रहे हैं, हम यही तो देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वही तो हमारा आज का पूरा मोटिव है, तो इसलिए हमें वही वाला कोफिशिएंट हमने लिया। ये एक कांस्टेंट है व्हिच वी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर रिमूविंग दिस साइन। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना इसको रिमूव करके हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम हमने कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस रखा है। कूल? ओके मैम, गॉट इट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको वो अल्फा वेरी कराए तो आप यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट कर दोगे, अगर ना कराए तो जैसा मैं अभी आगे करा रही हूँ वैसा कर लेना, यानी कि अल्फा को बाहर ले लेना इंटीग्रेशन से, dt का इंटीग्रेशन करोगे t आएगा, लिमिट्स पुट करोगे कुछ ऐसा दिखेगा। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइनल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा TF माइनस TI, बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर है, इसको इस तरह से लिख दे, कोई इशू थोड़ी है। नो मैम। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई फाइनल रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है RF इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, यहाँ पे मैं R की जगह रो L बाय A भी तो रख सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, अगर मैं रो L बाय A रखूं तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे रो फाइनल इंटू L बाय A इज इक्वल्स टू रो इनिशियल इंटू L बाय A और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। मैम मैम स्क्रीन स्क्रीन स्टक। डन। मैम visible सिर्फ है, R और stuck रो नहीं की होती। जगह मैंने रो L बाय A रखा है, रो फाइनल L बाय रो इनिशियल L बाय, बाकी सब सेम है। L बाय A से L बाय A कैंसिल हो गया तो आपके पास आ जाएगा फाइनल रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल रेसिस्टिविटी अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, राइट? जी मैम। अभी आ रहा है क्या बेटा शैली? मैम आपने अभी क्या बोला था? मैंने बोला कि यहाँ पे रेसिस्टिविटी की टर्म में आ गया, वही रिलेशन जो आपने पहले रेसिस्टेंस के लिए निकाला था वो रेसिस्टिविटी की फॉर्म में और आ गया। यस मैम। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू निकाल के दो, निकाल लोगे इन रिलेशन से? यस मैम। मैम Yes, RF yes. माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा T। हाँ इस वाली एक्सप्रेशन से निकाल लो, RF माइनस R0 अपॉन R0 इंटू अल्फा इंटू TF माइनस TI, यानी कि मैम ये इंटीग्रेशन एक बार बता दीजिए, हम लीव हो क्या गया था बेटा? मेरा। इंटीग्रेशन एक बार बता दीजिए, लीव हो गया था। अच्छा देखो सिंपल हमने यहाँ से बोला था कि इंटीग्रेट किया हमने,
आर नॉट और अल्फा कांस्टेंट है, उनको बाहर ले लिया। 99% केसेस में आपको अल्फा कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन अगर आपको किसी केस में बोलने कि भाई अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, इवन इन दैट केस आपके पास तरीका है अल्फा का, वो आपको एक रिलेशन देंगे ना कि वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, किस तरह से डिपेंडेंट है। तो आप उस वैल्यू को, जैसे कि अल्फा को दे दे 3t + 4t क्यूब, उसको उठा के यहाँ रखो, dt के साथ इंटीग्रेट करो और फिर लिमिट्स पुट कर दो। ठीक है, ओके मैम क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ये हाँ जी, हाँ जी, कांस्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। ना दिया हो तो कांस्टेंट मान लेना फिर। तो ये जो आपके पास ब्रैकेट्स में फॉर्मूले आए हैं कि RF इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, ये सब है कांस्टेंट अल्फा को कंसीडर करते हुए। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज। अदरवाइज मैंने आपको ये बताया ही है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है आपके पास बेटा ब्लू बॉक्स में जो है, ये हमेशा ट्रू रहेगी, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, कहीं भी अटक जाओ तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर लेना। इज दैट ओके? ठीक है, यस मैम। यस मैम यस मैम। तब के डिस्कशन से मुझे बस एक बात बताओ कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए और नाइक्रोम टाइप अलॉयज के लिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या होगा? मैम कंडक्टर के लिए तो अपने पॉजिटिव पॉजिटिव, होगा, कंडक्टर के लिए नेगेटिव। सभी के लिए नेगेटिव। एक मिनट, ठीक है, आपने बोला यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ 0। जीरो लगभग लगभग 0 होगा। और देखो इसका रीजन बताती हूँ, आपने अभी अल्फा का वैल्यू निकाला था RF माइनस R0 अपॉन R0 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ये निकाला था ना। डिस्टेंस चेंज नहीं होता ना, मतलब बहुत कम चेंज होता है, इसलिए अभी 0। देखो, अगर मैं आपसे कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के केस में फाइनल रेसिस्टेंस बड़ा होता है ना इनिशियल रेसिस्टेंस से, ये सुनो। यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड। और बेटा देखो, चेंज इन टेम्परेचर, आप तो टेम्परेचर हमेशा बढ़ा रहे हो तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसलिए यहाँ पे ये अल्फा पॉजिटिव आया ना। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो फाइनल रेसिस्टेंस कम होता है इनिशियल रेसिस्टेंस से, और डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो ये नेगेटिव हो गया। जब हम नाइक्रोम टाइप एलॉयज की बात करते हैं तब ये रेसिस्टेंस लगभग बराबर होता है इनिशियल रेसिस्टेंस के, राइट। तो इसलिए आपको ये देखने मिला। कोई दिक्कत? नो मैम। सबको क्लियर है No, ma'am. पक्का? ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं मैम नोट करने दो एक बार। इसका। अच्छा नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो फिर क्वेश्चंस करेंगे। ओके मैम। मैम इसके नोट्स तो आप ग्रुप पर डाल देंगे ना? बेटा बिटली लिंक है, उस पे अपडेट होते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप्स में नहीं भेज रही, मतलब भेजती। मैम अभी क्लास होते ही डाल दोगे ना आप? हाँ जी बेटा, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अमित, bit.ly सेम लिख दिया। / खुशी मैम, ठीक है। अच्छा यही लिंक है एक्सेस ग्रुप करने। डिस्क्रिप्शन में भी तो है। ग्रुप के अब ग्रुप हाँ डिस्क्रिप्शन उसमें में भी मिल है जाएगा। बेटा। कौन सी ग्रुप में हो अमित? मैम मैं इसमें हूँ G6 में। G6 में, ठीक है। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें होगा ऊपर, वरना फिर आप ऐसे याद कर लो bit.ly / खुशी मैम। ठीक है मैम। G6 आप ही देखते हैं ना? हाँ एक सेकेंड, यस यस G6 में ही देख रही हूँ। ओके मैम आपका नाम क्या है? खुशी। और इस बात से ना ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मेरे को अपने ग्रुप्स के बारे में पता नहीं हो, तो मैं ऐसे चेक कर रही थी बस। ओके ओके मैम ओके। मैम हाँ बेटा, मैम अपने नेगेटिव वाले में मैम टी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा, तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैम नेगेटिव वैल्यू कैसे आई? ये भी तो है। RF छोटा है R0 से और आप RF माइनस R0 कर रहे हो, तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ना। यस मैम। बस फिर हो गया लिख के। मैम फिर टी तो छोटा आना चाहिए। ना टेम्परेचर तो आप इंक्रीज ही कर रहे हो, है ना, हर जगह हम टेम्परेचर तो इंक्रीज ही कर रहे थे ना, तो चेंज इन टेम्परेचर तो पॉजिटिव होगा। लेकिन रेसिस्टेंस यहाँ पे फाइनल वाला छोटा है, इसलिए नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है अल्फा। चलें आगे। यस मैम। ठीक है, देखो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे बोला जा रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर, आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इज 100 ओम।
At what temperature its resistance will be 117 ohm if alpha is equals to 1.7 into 10 raised to the power -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछ रहा है किस टेम्परेचर पर 117 ओम होगा रेसिस्टेंस। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 20:09, आप लोग सॉल्व कर लो 2013 तक, 4 मिनट्स। इससे पहले आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, शो नहीं हो जाना। ओके, संध्या, अच्छा सानिया का आंसर आया है और तस्नीम ने आंसर दिया है। वेरी गुड। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, करो बाकी लोग भी फटाफट से। मैम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है शायद से, 1027 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। शैली, गीतिका, अनवर, खुशबू, निर्भय, शाफिया, वेदिका, अंजलि, एकता, बहुत सही। संध्या, साजिद, वंशिका, भाई साहब सबने एक साथ आंसर दिया है, बहुत सही किया है। अनवर ने अलग आंसर किया है। कोमल का भी आंसर ठीक है, ठीक है। मेरे तो 103 आ रहा है। यस मैम। ओके, कोई नहीं, अभी चेक करते हैं। पलक, छाया, साक्षी, वेरी गुड सुनैना, बहुत सही। चलो अब एक बारी मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस है 100 ओम। इसको इनिशियल मान लेते हैं। टेम्परेचर इनिशियल है आपके पास कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके पास रेसिस्टेंस है 100 ओम। ये आपसे पूछ रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस हो जाएगा 117 ओम, और आपको एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.7 इंटू 10 की पावर -4, राइट। यस मैम। चलो अब क्या करें इसमें, एक काम करते हैं, हम जो हमारे फॉर्मूला पास एक फॉर्मूला है, RF इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यस मैम। फाइनल रेसिस्टेंस हो जाएगा 107 और इनिशियल रेसिस्टेंस है 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू भी रख देंगे। चेंज इन टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है बेटा, हमको निकालना है TF -27, राइट। एक बार बताओ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 117 अपॉन 100 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू अल्फा TF -27, राइट। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.17 माइनस 1, यानी कि इधर बचेगा आपके पास 0.17 और अपॉन अल्फा विच इज 1.7 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 27 इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर, राइट।
सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट गया ऊपर नीचे 0 बढ़ जाएगा 10, मैम 10 क्यूब हाँ प्लस 27। देखो आपके पास फाइनल टेम्परेचर क्या आ रहा है 100 प्लस 27 विच वुड बी 1027, ऑप्शन डी। डी। ठीक, मैम फिर से समझाना एक बार। तक नहीं है। ओके देखो हमने, अगर आपकी वाला फॉर्मूला समझ में आता है, हाँ मैम यस मैम। ओके मैम देखो स्क्रीन कहाँ पर स्टक हो गई ये? मैम नहीं है, नहीं है। नहीं मैम वो रखी है शायद स्क्रीन। ये कुछ दिखाई नहीं दिया आपको? आ गई विजिबल। नो मैम आप ठीक है। मैम इसके बाद वाली स्क्रीन दिखाना इसे नीचे। हाँ मैं ये कहती, ये वाली एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रही है ना कि RF इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यस मैम। ठीक है, बस अब हमने यहाँ पे फाइनल रेसिस्टेंस की वैल्यू रख दी, इनिशियल रेसिस्टेंस की वैल्यू रख दी, अल्फा का वैल्यू हमको पता है, हमें चेंज इन टेम्परेचर में फाइनल वाला निकालना है, इनिशियल हमको पता है, सब कुछ तो पता है, बस अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। मैंने क्या करा 100 को नीचे ले आई और ये जो प्लस का 1 था उसे इधर भेज दिया, माइनस का 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व किया 0.17 आया, फिर अल्फा को नीचे भेज दिया और फिर प्लस 27 कर दिया। ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। क्या शबनम? यस बोला मैम मैंने। ओके चलो अब नेक्स्ट मैम क्वेश्चन करते हैं। मैम एक बार तो दिखा दीजिए लास्ट स्क्रीन। मैम क्वेश्चन से दिस वन राइट। यस मैम नीचे वाली screen। Okay. क्या हुआ बेटा? फर्स्ट ही तो क्वेश्चन हुआ है। ओके क्या हुआ मैम। रेशम? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा। मैम वो ग्रैंडफादर की कॉल आ गई थी ना, इसलिए मम्मी बात करने लगी थी। ओके ओके कोई इशू कर नहीं। दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस मैम। मैं अभी आपकी क्लास के बाद अपडेट कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। अब सब क्वेश्चन मैम। 2 डिस्कस मैम करते हैं। अटेंडेंस में आपको नोट्स ही भेजना होंगे ना। अटेंडेंस नहीं मैं भी लूंगी, थोड़ा सा बस थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा, ठीक है? मैम नोट्स भेजेंगे ना आपने बोला था। नहीं नहीं आज मैं अटेंडेंस लूंगी, ठीक है? शीट बढ़ गई है वो आगे होती है। मैम नोट्स नहीं भेजने। नहीं भेज दे तो मुझे अच्छा लगता है, तुम लोग मैं देखती हूँ तुम लोग कैसे बनाते हो नोट्स। मैम बायो वाली मैम तो कह रही थी अभी अटेंडेंस नहीं लेनी है। लेनी नहीं है? मैम यस फोटो मैम, चढ़ गया उनके था ना। पास शीट नहीं है ना, मतलब। नहीं नहीं वो शीट इंक्रीज हो गई, मैंने बोल दिया था आज, उन्होंने कर दिया था आगे। ओके मैम। हमारी मैम। ट्रेनिंग आती है। देखो यहाँ पे देखो, द रेसिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर इज 5 ओम एट आइस पॉइंट दिस। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई करेंगे। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। द रेसिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर इज 5 ओम एट आइस पॉइंट एंड 5.5 ओम एट स्टीम पॉइंट। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8 ओम। यू हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। 2017 अभी हो रहे हैं और 2020 तक बता दो करके।
ओके, आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। संध्या ने आंसर किया है। संध्या आपका तो आंसर आ ही नहीं रहा ऑप्शंस में। हाँ कोई नहीं, अभी ट्राई करो दोबारा से। मैम एक बच्चे का 345 भी आ रहा है। ओके ओके संध्या, ठीक है। बी कभी आ रहा है। वंशिका बेटा आपका भी देखो ऑप्शन में से चेक करो, आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 120, दूसरा 160, तीसरा है 200 और चौथा है 240। ठीक है, इनमें से आंसर्स करो। बी को लॉक कर दो। लॉक करके लगा दिया। ओके हिमांशी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। वी विल चेक इट आउट। ओके ठीक है, अब मैं ट्राई करूं। ओके वंशिका शैली, यस मैम, आप कर दीजिए। ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपको उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं, एक आइस पॉइंट, एक स्टीम पॉइंट और एक कोई भी टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो आइस पॉइंट है इसका मतलब है कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यस ठीक है, इस पर इन्होंने आपको रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम। पहली चीज आपको ये गिवन है। दूसरा आपको इन्होंने बोला है कि स्टीम पॉइंट पर यानी कि 100 टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दिया है कितना, 5.5। हाँ ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि किसी टेम्परेचर लेट्स से टी पर रेसिस्टेंस कितना है, 5.8 ओम। तो इस टी का क्या वैल्यू है, समझ में आ रहा है। हमें अल्फा नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये 2 कंडीशन दी है ना। यहाँ से सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे और फिर उस अल्फा को यूज कर कर यहाँ से हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। सिंपल है लॉजिक। यस मैम। ठीक है, चलो तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप पहले इक्वेशन लिख लो कि R100 इज इक्वल्स टू R0 अपॉन सॉरी इनटू में 1 प्लस अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0, राइट। R100 आपको दे रखा है 5.5, R0 आपको दिया हुआ है 5 और 1 प्लस 100 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये तो आएगा। सॉल्व करें इसको, यहां मिल जाएगा आपको 1.1 माइनस का 1 100 अल्फा। अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा 0.1 बाय 100 यानी कि 10 की पावर माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब जो आपके पास ये अल्फा का वैल्यू है इसका यूज करकर आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे R एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर विच इज T माइनस 0, राइट। मैम स्क्रीन स्टक हो गई है। मैम स्क्रीन चेक नहीं है। यस शैली, यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर किसी भी जर्नल पॉइंट पे जिन्होंने देखा था 5.8, R0 दिया था बेटा 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ T। सॉल्व करेंगे इसको 1.1 5 6 30 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट से। 0.16 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि आ गया 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी। इज दैट ओके? मैम क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना एक डाउट आ रहा था कि 5.8 और 5 लिया तो 5.5 भी तो ले सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे सॉल्व, बस वो यही है ना, फिर वहां पे T माइनस 100 आता, उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ T माइनस 0 से T बच गया, तो हम बस थोड़ा सा ईज ऑफ कैलकुलेशन को प्रेफर करते हुए चले गए। ठीक है मैम, जो आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन, यस मैम। क्या बेटा, मैम जो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है वो कैसे किया आपने? फर्स्ट मेरा इक्वेशन फर्स्ट ये वाली। क्वेश्चन नहीं हुआ था, मतलब हाँ। अच्छा देखो, आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि फाइनल रेसिस्टेंस विल बी रिटन एज दिस R0 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। यस मैम। देखो वही तो लिखा है यहाँ पे 100 ओके डिग्री मैम। सेंटीग्रेड पे माना इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। यस मैम, वो थोड़ा मिस हो गया था इसलिए। हाँ कोई इशू नहीं, ठीक है डन। चले आगे।
यस मैम। अब एक ये वाला क्वेश्चन करो, और प्लीज थोड़ी सी देर रुक जाना बस, ठीक है? जिसको अटेंडेंस लगवानी हो वो रुक जाना ना, जिसका मन करे थोड़ा सा टाइम। That's good. देखो यहाँ पे आपको बोला है कि आपके पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ रॉड्स हैं जिनकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। पहले का रेसिस्टिविटी ρ1 और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस α1 है, दूसरे का ρ2 और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस α2 है। वो आपसे बोल रहे हैं कि आप ρ1, α1, ρ2 और α2 में ऐसा रिलेशन कुछ निकालो कि इस कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है? एक बार ट्राई करो कि दिमाग में कुछ आ रहा है, मतलब कुछ कनेक्शन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा तो मुझे बता देना, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है? 27 ही दे रही हूँ, अगर इससे आगे कर पा रहे हो तो अलग बात है, नहीं कर पा रहे तो मुझे बता देना 2 मिनट के अंदर। मैम आर इक्विवेलेंट निकाले? हाँ हाँ बिल्कुल निकालो, अगर निकालोगे तो मैं टाइम आगे कर दूंगी। मैम फाइंड द के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? फाइंड द रिलेशन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म एंड ओके मैम इसमें फाइंड क्या करना है? बेटा इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ρ1 α1 ρ2 और α2 के बीच कुछ भी रिलेशन आ रहा है उनको प्लस माइनस करके। ये 5 करोड़ बुआ भी जा रहा है मुझसे दीपांशु, 5 करोड़। कंप्यूटर महाशय ने बताया कि बी ऑप्शन आप लोगों का सही है, मुझे बोला जा रहा है, मैं कोशिश करूंगी अमिताभ बच्चन कैसे एक्टिंग करने की। ठीक, आई एम अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर, आई कैन हैंडल, मैं वो एक्सपर्ट ट्राई वाली हूँ, ठीक है ना? कौन बनेगा करोड़पति? और पता है अभी तो वंशिका सबसे ज्यादा मजेदार वाला पार्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी जब ऑप्टिक्स आएगी ना, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, ये जब चीजें आएंगी और तुमसे ज्यादा मुझे मजा आएगा एटम्स, न्यूक्लियर इन सब कराने में। मैम इसका मतलब हार्ड है। अरे मुझे लगता है मैम आप जिस क्वेश्चन को प्यारा बोलते हो ना वही हार्ड होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। मैम ऐसा ही होता है। तुमने जो मेरे नाम का वाक्य प्रयोग किया है ना, आता ही था बचपन में, इस शब्द से वाक्य बनाओ, खुशी नाम सुनकर खुशी मिली। हाँ या क्वेश्चन नहीं आ रहा? हाँ पलक, बहुत मजा आएगा उसमें। पता है संध्या, जैसे लाइक इसे करते करते बताती हूँ ये वाली चीज, एक स्टोरी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितने भी मेरे टीचर्स मिले हैं ना, मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ, मुझमें इतनी शर्म नहीं है कि सामने वाला इंसान पढ़ा रहा है तो चुपचाप बैठ के पढ़ दे, मैं क्लास में हंस रही हूँ, ठीक है? बैक टीचर की मुड़ी तब तो हंसना ही है, उसके सामने भी आंखों में आंखें डाल के हंस रही हूँ, मैं इतनी बदतमीज थी। मैं भी सही हूँ। हाँ तो एवरीवन वाज लाइक कि सही नाम रखा है मम्मी ने, और मेरा नाम मम्मी ने ही रखा है, पंडित ने तो ऐसा नाम रखा था कि मैं बता भी नहीं सकती, ठीक है? तो मम्मी ने खुशी नाम रखा था, और ऐसे मैंने पूरी लाइफ सुना है कि खुशी नाम में जस्टिफाई कर रही हूँ। तो अभी तुम लोगों ने हम ही गए हो। हाँ क्या? भी हमारे माइंड हम आप में मुझ पे गए हो। बहुत हंसने की आवाज आ रही होती। तो अब मुझे बच्चों से भी सुनने मिल जाता है कि नाम सही रखा गया है। मैम हम तो फेमस है, हमने आज तक डांट खाई है, पीटीएम में शिकायत हुई है तो सिर्फ एक ही मैम, जब पूरी क्लास शांति से पढ़ रही होती है तो ये लड़की हंस के पूरी क्लास को डिस्टर्ब करती है और मेरी वाइब बिगाड़ देती है। मैम R1 + R2 और मैं बैठती हूँ जस्ट टीचर के फ्रंट वाले बेंच पे। वेरी गुड, आई लाइक दीज स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आपसे बोला कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बताओ रेसिस्टेंस को,
एक बात बताओ, ये रॉड्स जो कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है ना, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड होंगे? मैम मेरा आंसर आ गया, मैम टाइप कर गए हैं। ओके ठीक है, तो ये वाली चीज में लिख सकती हूँ ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तभी तो होगी कि जो फाइनल रेसिस्टेंस है वही इनिशियल रेसिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। जब ये सीरीज में है तो आप इसको R1F प्लस R2F ऐसे लिख सकते हो। यस मैम। यहाँ पे आप R1I और R2I लिख सकते हो। अब बेटा मैंने आपको R1 R2 के बीच में एक रिलेशन बताया ना, आपको अभी भी आपने सीखा है कि आप फाइनल रेसिस्टेंस को R0 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर लिख सकते हो बस। तो अब हम इसी चीज का यूज करेंगे। R1 को लिख देंगे, R1 फाइनल को लिख देंगे R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। R2 फाइनल को लिख देंगे R2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। कोई दिक्कत किसी को इस स्टेप में? नो मैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। एक बात बताओ, R1 और R2 की मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा दूं तो इधर से कट जाएगा ना। R1 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, R2 यहाँ से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी R1 प्लस R2 उधर भी R1 प्लस यस R2 मैम। कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा R1 अल्फा 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर प्लस R2 अल्फा 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0। राइट, चेंज इन टेम्परेचर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0। R1 की जगह क्या रख सकते हो, रो 1 L बाय A इंटू अल्फा 1 प्लस रो 2 L बाय A, क्योंकि दूसरे वाले का भी तो वही था, L और A है ना, लेंथ L और एरिया A। यहां से आप L बाय A भी कॉमन ले लो तो बेटा यहाँ बच जाएगा रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। मैम हमारा ठीक ना है, सही है, मैम एक बात देखना। कहाँ आया रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2। वेरी गुड शैली, वेरी गुड शानिया। मैम एक बार स्लाइड नीचे कर दो। ओके मैम एक बार ऊपर वाली साइड दिखा दो। ये वाली, तुम टेंशन मत लो, मैं इसको अभी अपडेट करती हूँ, एक बार सुन लो। जहाँ पे ठीक है, आगे आपने वाला सुन रिलेशन लो, दिखाया ना R0, इसको मैं अभी अपडेट कर दूंगी पक्का, आई प्रॉमिस, क्लास खत्म होते ही। बस एक चीज, टाइम ठीक कम है। बचा है। हाँ बस, हाँ 10-15 मिनट रुक जाओ और सुनो मेरी बात। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, आपके पास एक अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनना। आप जो कॉमर्शियल यूजेस में या फिर प्रैक्टिकल जब करते हो लैब वगैरह में, तो हम ना अलॉय वायर का यूज करते हैं। अलॉय मैंने आपको अभी बताए थे कौन से वाले, नाइक्रोम, मैग्नीन, आई होप ये स्पेलिंग बताई थी बच्चे ने, मैंगनीन था वो, ऐसा किस। मैं स्क्रीन स्टक हो रखी है। मैम स्क्रीन स्टक नहीं है। मैम मुझे तो पता ही नहीं है। हो ही नहीं सकता स्टक तो, इट इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, मैम जो पर बच्चे कभी कभी कहेंगे तो हम होनी तो वही चाहिए। मानेंगे। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं होगी, कभी नहीं। मैंगनीन और दूसरा था कॉन्स्टेंटन। तो ये इस टाइप के वायर्स होते हैं। अब आपको पता है इनको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस होता है, राइट, है ना। लेकिन बेटा पता है यहाँ पे ना एक इशू है, और इशू ये है कि ये जो अलॉय है ना, इनकी एक लिमिटेशन है, ये हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रोवाइड हाई रेसिस्टेंस। अब देखो ये चीज में एक यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ, प्रैक्टिकली। अब ऐसा है कि आप अगर वायर का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा कर दो तो आपको हाई रेसिस्टेंस मिल जाएगा, बट अगेन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आप कितना बड़ा एपरेटस बना के घूमोगे, राइट? यस मैम। ठीक है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आए कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन रेसिस्टर्स ना बड़ी प्यारी चीज है, वो भी हम कॉमर्शियली यूज करते हैं। और कार्बन रेसिस्टर्स के ना दो फायदे। हाँ बेटा, मैम इनका नाम कार्बन है या फिर ये कार्बन से बने होते नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। एंड वी विल, जैसे कि ये कार्बन से ही
आई गेस बने हुए हैं, बट आई एम नॉट श्योर, और मैं इसको ना चेक करके बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट चीज, इनका जो फायदा है वो ये है, क्या है इनका फायदा? हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड हाँ, करा। दे प्रोवाइड वेरी हाई रेसिस्टेंस। और दूसरा इनका फायदा ये है कि बेटा ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज, इतने छोटे होते हैं कि शायद ना आप इनके ऊपर लिखा हुआ रेसिस्टेंस क्या है वो ना पढ़ पाओ, और शायद उनका एक्चुअल रेसिस्टेंस उसके ऊपर लिखा भी ना जा पाए, उतने छोटे होते हैं। ठीक, उसमें कैसे आया मैम? मैम इसके लिमिटेशन में आना चाहिए ना फिर ये पॉइंट तो। अरे लिमिटेशन नहीं, उसका तो जुगाड़ निकालेंगे ना, वहां तो मेन काम कर रहे हैं वो। यू कांट रीड या राइट, कुछ भी समझ लो, इट्स रेसिस्टेंस वैल्यू। तो उसके लिए ना वर्ल्ड वाइड, पूरे मतलब विश्वीय स्तर पर बैठकर कुछ कलर कोड्स बनाए गए कि इन कलर कोड्स का मतलब क्या है। तो कार्बन रेसिस्टर्स पर अगर ये बैंड बने हुए तो हम इनसे क्या समझ सकते हैं? मैम अगर कार्बन रेजिस्टेंस छोटे होते हैं तो उनकी लेंथ भी छोटी होती है, तो फिर मैम उनका रेजिस्टेंस कैसे हाई होता है? बेटा उसके फिर इसके फैब्रिकेशन में एक बहुत डीप में जाके आपको चीजें मिलेंगी, लाइक मटेरियल में होगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, इनका फैब्रिकेशन एक अलग चीज हो गई ना। जैसे कि अब आप कल को कैपेसिटर के बारे में बात करने लगो, अगर आप अपने पंखे पे देखो कैपेसिटर बहुत बड़ा तो है नहीं, फिर भी बहुत सारे काम करता है। फिर आपकी चिप आ जाएंगी, इंटीग्रेटेड चिप्स, बहुत सारी चीजें होंगी। तो फैब्रिकेशन वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट, जब आप आईआईटी क्रैक कर जाओ तो अपने प्रोफेसर से पूछना, ठीक है। अब बात एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज ये कार्बन रेसिस्टर है, इसके पास ना 4 बैंड होते हैं, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका सीक्वेंस, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, ठीक है। ये जो फर्स्ट और सेकंड बैंड है ना बेटा, ये शो करते हैं नंबर को, नंबर यानी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होता है, ठीक है। आई होप आपने 11th में सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह पढ़ी हो। यस मैम। चलो अब बात करते हैं ये थर्ड वाले की। थर्ड वाला होता है मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। यहाँ पे आता है ऑर्डर, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 वैसा वाला। और फिफ्थ होता है टॉलरेंस, सॉरी फोर्थ होता है टॉलरेंस। हो गया मैम स्क्रीन। ओके बेटा, हाँ, फिफ्थ होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब वेरिएशन इन परसेंटेज और गिवन वैल्यू, ठीक है। आपने जो भी वैल्यूज दी, देखो कोशिश तो करते हैं हम कि बहुत एक्यूरेट हमको रेसिस्टेंस मिल जाए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एरर रह जाती है, तो वो वेरिएशन टॉलरेंस के थ्रू आता है, ठीक है। इज दैट ओके? अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ, उसके लिए आपको एक टेबल पढ़नी पड़ेगी और फिर आप इसको समझ पाओगे इजीली। बस एक सेकंड रुको, एक मिनट। हाँ, ये आपके सामने कुछ कलर लिखे हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। इनको इस सीक्वेंस में याद करने का मैं आपको एक ट्रिक दूंगी जो हर बुक में लिखी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं मैं दूंगी, लेकिन ठीक है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लिखो, मैम एक बार स्लाइड ऊपर भेज दीजिए। हाँ मैं अभी इसको बेटा अभी लिखने का टाइम दूंगी, बस मतलब अभी जब अटेंडेंस लिखूंगी ना तब लिख लेना। देखो ब्लैक के लिए आपको अगर नंबर लिखना है तो कैसे लिखोगे? 0 से लेके स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक आ जाओ। मैम स्क्रीन तो तक की नहीं हो रही। देखो व्हाइट के लिए 9, ग्रे के लिए 8, वॉयलेट के लिए 7, ब्लू के लिए 6, ग्रीन के लिए 5, येलो के लिए 4, ऑरेंज के लिए 3, रेड के लिए 2, ब्राउन के लिए 1 और ब्लैक के लिए 0। मैम ठीक ये है, कलर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखने हैं। डिनोट और उसको लिखने का एक तरीका है, एक ट्रिक है, मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, डरना नहीं। अब ये तो हो गया 0 से 9, नंबर लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 9 लिखना है। अगर मैं आपको बोलूं मल्टीप्लायर कैसे लिखोगे, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 4, है ना? 6 7 8 9। बिल्कुल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मल्टीप्लायर भी मिल गया।
टॉलरेंस के लिए आपके पास 3 कलर। मैम ये जो 1 2 नंबर और 3 मल्टीप्लायर और 4 टॉलरेंस लिखा है समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है फर्स्ट 2 पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। जो मैंने वहां लिखा भी है कि फर्स्ट सेकंड पोजीशन मतलब नंबर, थर्ड पोजीशन मतलब मल्टीप्लायर, फोर्थ पोजीशन मतलब टॉलरेंस, वही चीज लिखी हुई है। मैम ये टॉलरेंस क्या है? मतलब जैसे आप ऐसे लिखते हो ना एरर में कि कोई चीज बोलते हैं ना, जैसे आप नॉर्मली बोलते हो कि 20 21 19 20 का फर्क है, तो वो जो फर्क है, वो जो एरर है कि कैलकुलेट आप सही से नहीं कर पाए हो, आपने बोल दिया कि इसमें 19 20 का फर्क है, कुछ ऊपर कुछ नीचे कर लो, प्लस माइनस, वो है टॉलरेंस। अगर गोल्ड कलर का बैंड है तो इसका मतलब है टॉलरेंस है 5% की, वेरिएशन 5% का है, प्लस माइनस। ठीक है, सिल्वर है तो इसका मतलब है प्लस माइनस कितना, 10%। स्क्रीन स्टक हो रखी है। नहीं है। मैम Exactly. नहीं है। बिल्कुल, इतने सारे लोगों की बात मानी जाए कि सत्यम तुम्हारी मानी जाए। प्लस माइनस 20%, राइट। यस मैम। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना होता है। मैम बट अब इसमें मेरे ये कैसे पता चलेगा कि गोल्ड कौन कौन से नंबर्स के लिए है और सिल्वर कौन कौन से नंबर्स के लिए है? बता रही हूँ ना, देखो आपको इस तरीके का डायग्राम देखने मिलेगा, 1 2 3 4 बन रहा है, इस पे लिखा हुआ है फर्स्ट पे येलो, सेकंड पे रेड है, थर्ड पे ब्राउन है, फोर्थ पे गोल्ड है। अब मुझसे पूछा इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो मुझे पता है कि फर्स्ट और सेकंड वाले नंबर जो है वो मुझे मैग्नीट्यूड देंगे, राइट। तो येलो और रेड, येलो के आगे है 4 यस और मैम। रेड के आगे है 2, तो यानी कि जो मेरा नंबर हुआ दैट इज 42। यस मैम। अब थर्ड वाला मुझे देगा मल्टीप्लायर, तो पहले मल्टीप्लाई करूंगी और 10 की पावर कुछ में आएगा, तो ब्राउन 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 यहाँ पर, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 10 की पावर 1 मिलेगा, राइट। अब गोल्ड है, गोल्ड के लिए क्या था, प्लस माइनस 5%, ये आ गया इस कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस। इज दैट ओके? यस मैम, जो आपने ऊपर बताया मैम वो ट्रिक है। नहीं ट्रिक अभी आएगी, ओके वो मैम। आपको कलर याद करने के लिए ट्रिक आएगी। अच्छा, अगर मैं आपको ये वाला सीक्वेंस दूं कि फर्स्ट पे वॉयलेट, सेकंड पे ग्रीन, थर्ड पे ब्लू, फोर्थ पे सिल्वर है, तो इसका रेसिस्टेंस बताओ क्या होगा। वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर। मैम 75 into 10 की पावर 6 ओम प्लस माइनस 10%। ओके, एक बार सब यहाँ पे देखो, यस मैम। वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू और क्या था, सिल्वर। सिल्वर। बताओ, वॉयलेट और ग्रीन फर्स्ट और सेकंड पर है ना, तो वॉयलेट के सामने क्या दिख रहा है आपको, 7, 7। ग्रीन के सामने 5 दिख रहा है, तो 5। 75 नंबर हो गया, है ना। मल्टीप्लाई बाय अब मल्टीप्लायर आएगा ब्लू, तो ब्लू के लिए क्या आएगा मल्टीप्लायर, 10 की पावर 6, 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है ना, 10 to the power और 6। प्लस माइनस 10%। 10%। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम इन सबको एक साथ ही वाला इनटू कर बताओ। देना है। क्या बेटा? मैम जैसे ये जो आपने ऊपर टेबल बनाया था, मैम इनके पावर्स को इनटू करना है। नहीं पावर्स को इंटू नहीं करना, जो थर्ड नंबर पे आएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी थर्ड नंबर का वैल्यू है वो पुट कर देना है। यहाँ तो दोनों मिलके मैग्नीट्यूड बनाएंगे। मैम 13 इसका है 15 into 10 to the power 2 प्लस मैम माइनस जो परसेंटेज गिवन है उसे सॉल्व भी करना है या फिर वो ऐसी वैल्यू है बस? क्या बेटा? मैम जो आपने ऊपर वैल्यू लिखी थी ना, उसमें लास्ट वाले डिजिट का परसेंटेज लिखा था, तो परसेंटेज कैलकुलेट भी करना है? नहीं इसका मतलब ये है कि जो आपने ये डिजिट दिया है ना 42 इंटू 10 की पावर 1, इसमें 5% का एरर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, वो एरर है। आप कोई भी साइंटिफिक डेटा अगर रिप्रेजेंट करते हो, अगर किसी को इस चीज में दिक्कत है, अगेन 11th में इसका डिटेल लेक्चर है एरर का, वहां से देख सकते हो कि आप किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का अगर रिजल्ट लिखते हो ना, तो आप उसको ऐसे ही लिखते हो जो आपने कैलकुलेट किया, प्लस माइनस एरर लिखते हो, परसेंटेज एरर। ठीक है? ओके मैम। ओके, अब मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब एक मिनट, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इसमें जो कैपिटल लेटर्स में उनका मतलब है, जैसे कि यहाँ से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, 10 कलर्स थे, 10 यहाँ पे वर्ड्स है। अब आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे 3 बार बी आ रहा है और 2 बार जी आ रहा है,
तो देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ग्री, ठीक है, तो यहाँ से अपने आप याद कर लेना, ग्री है तो मतलब यहाँ ग्रीन आएगा, और यहाँ पे एक बार जो जी है वो मतलब ग्रे है, ठीक है। अब बात मैम करनी है, हाँ बेटा, मैम स्क्रीन स्टक हो गई है। हाँ एक सेकंड, मैंने आपको देखो ग्रेट में, देखो ग्रेट ब्रिटेन में GRE है ना, तो वो ग्रीन जैसा साउंड ऑलरेडी कर रहा है, तो यहाँ पर ग्रीन के लिए आएगा, और सेकंड वाला जो जी है दैट वुड गिव यू ग्रे, ठीक है। यस मैम। अभी आपके पास जो 3 बी हैं उनका कैसे आपको वेट मतलब नाम याद करना है, थोड़ा सा ऐसे याद कर लो, जो नॉर्मल ब्रिटिश लोग होते हैं उनकी आंखों का कलर ब्लू होता है ना, जर्नली ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। आप कोई यस मैम। अंग्रेज अज्यूम करो तो नीली आंखें तो अज्यूम कर ही लोगे, तो ब्रिटेन वाले के साथ में ब्लू आएगा, ठीक है। और ब्लैक ब्राउन की ट्यूनिंग याद कर लेना, बस उतना याद करना है, ब्लैक ब्राउन, ठीक। यस यस मैम। मैम। तो दिस इज द ट्रिक। मैम एक बार रेजिस्टेंस निकालना दोबारा बता दीजिए, मेरा नेटवर्क इश्यू होगा था, बिल्कुल सुनाई नहीं आया। ओके कोई इशू नहीं, ठीक है, मैं कोई भी अभी कलर ले लेती हूँ, लेट्स से, मैम ये 13 होगा ना? हाँ अच्छा देखो हमने कलर लिया ग्रीन, वॉयलेट, ब्राउन और नो कलर, ठीक है। अब भावना मेरे पास ये इस तरह से दिए हुए हैं, अब मुझे बोला गया कि फर्स्ट पोजीशन पे ग्रीन है, सेकंड पोजीशन पे वॉयलेट है, थर्ड पे ब्राउन और फोर्थ पे नो कलर, ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका रेसिस्टेंस बताओ क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे बैंड्स होते हैं वो आपको नंबर देंगे, तो ग्रीन और वॉयलेट, एक सेकेंड, अब आप ये वाली टेबल देखो, ग्रीन के आगे क्या दे रखा है 5 है ना, और वॉयलेट के आगे कितना दे रखा है 7, राइट, हाँ या ना, यस मैम। ठीक है। यस तो 5 7 यानी कि 57 तो आ गया मेरे पास नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं। अब मल्टीप्लायर आएगा, ब्राउन, ब्राउन क्या है, अगर आप ऐसे याद कर लो, ब्लैक ब्राउन 0 1 यानी कि 10 की पावर 1 प्लस माइनस, नो कलर के लिए 20% लिखते हैं, इस तरह से आप लिख दोगे इतना ओम, ओके मैम, समझ आ गया। भावना, ठीक है। आज की क्लास यही रखते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, और अभी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी। मैम अटेंडेंस शॉर्ट्स लोगे या फिर आप हाँ जी मतलब बेटा, अभी लोगे बोलकर? एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रही हो अलीशा? अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लोगे या फिर अभी बोलकर लोगे आप? मैं अभी बोल कर लूंगी। मैम हाँ जी